हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। आज मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने जो डीएसडब्ल्यू का लेटर था, जो एजिटेटिंग एक्स सर्विसमैन हैं, उन्होंने जो अपने ज्ञापन भारत सरकार को भेजे थे, उनको उन्होंने ग्रीवेंस एज को कंप्लेन किया, सारे रिप्रेजेंटेशन इकट्ठे किए, उनमें से 13 पॉइंट निकाले। तो 1, 2, 3 पॉइंट को पहले मैं बता चुका हूँ, आज मैंने 4 और 5 पॉइंट लिए हैं। चौथा पॉइंट है उनका, जो इन्होंने जो ग्रीवेंस निकाली या रिप्रेजेंटेशन में जो कुछ गया या ज्ञापन में जो कुछ गया, ये हमारे जो एजिटेटिंग एक्स सर्विसमैन हैं, जो ज्ञापन गए थे कई तारीखियों को, तहसील से लेकर के जिला कलेक्टर और मंत्री और एमपी एमएलए सब के माध्यम से जो गए थे। ऑफिसर्स हैव बीन मोर बेनिफिटेड देन जवान्स एंड ऑनररी रैंक्स इन फिक्सेशन ऑफ पेंशन अंडर ORP2। ये बिल्कुल सही बात है, और इसी के कारण ये एजिटेशन हुआ। जेसीओ और OR और ऑनररी रैंक्स यानी ऑनररी लेफ्टिनेंट कैप्टन, इनकी पेंशन में यदि बढ़ोतरी हुई बहुत मामूली हुई, अदरवाइज हुई ही नहीं। लेकिन ऑफिसर्स के जो क्वालिफाइंग सर्विस है, वहां से जब आगे वृद्धि हुई उनकी, तो 9% से लेकर के 12% तक वृद्धि हुई, और उसी के बारे में ये पॉइंट था। इनने जवाब दिया है। जवाब बिल्कुल हम आशा करेंगे यही देंगे वो, क्योंकि जो असलियत है उससे ये भागना चाहते हैं। पहले तो इनका जवाब पढ़ता हूं। जवाब क्या है? OROP रेट्स आर एवरेज ऑफ मिनिमम पेंशन। ये जो इन्होंने दे रखा है, मिनिमम पेंशन और मैक्सिमम पेंशन किसका? 2018 के जो रिटायरीज हैं उनका एवरेज है। ये भी नोटिफिकेशन कहता है, बिल्कुल सही है। इसमें और द पेंशन फॉर दोज ड्रॉइंग एबव द एवरेज शैल बी प्रोटेक्टेड। और जिनकी मैक्सिमम पेंशन होगी उनको तो कोई फायदा होगा नहीं, लेकिन मैक्सिमम का फायदा मिनिमम वालों को जाएगा और एक एवरेज आ जाएगा। और तो ये भी सही है बात आपकी। द एबव पॉलिसी इज इक्वली एप्लीकेबल फॉर ऑफिसर्स एज वेल एज जेसीओ ORs। और यह पॉलिसी जो है जेसीओ ORs और ऑफिसर्स के लिए लागू है। सर हमें आप ये बताइए, बिल्कुल सही है, नोटिफिकेशन ऑफिसर्स पर भी लागू है और जेसीओ पर भी लागू है। आप हमें बताओगे कि जो मेजर्स हैं 21 साल के बाद जैसे भी 21.5 साल पर जाता है, तो उसकी कैसे पेंशन लगभग 14-15 हज़ार बढ़ जाती है। उनकी हो जाती है 51,000 से लेकर के 68,000 के आसपास हो जाती है, 17-18 हज़ार बढ़ जाती है। सर वो कैसे बढ़ जाती है? 6 महीने में ऐसा कौन सा इंक्रीमेंट हो जाता है? अब आपको होता होगा, हमें तो पता नहीं आपने कहां से किया। और मेजर्स की वृद्धि उसके बाद रेगुलरली 12% की वृद्धि है। सर ऐसा कौन सा लाइव डाटा है 18 में और 21 साल के बाद ऐसे कौन कौन से मेजर रिटायर हुए हैं जिनकी पेंशन बढ़ती ही चली जाती है? लेकिन अदर रैंक में औरों में तो ऐसा कुछ है नहीं। आपके जैसे मन में आया वैसे आपने किया है। अब कहते हैं द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट इश्यूड वाइड एमओडी लेटर नंबर 17/11/2015 हैज बीन अपहेल्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वाइड 16/3/2022 को सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहेल्ड कर रखा है। सर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सारा का सारा नोटिफिकेशन अपहेल्ड कर रखा है, उसी के अंदर सबको पेंशन है। फिर हम ये समझ में नहीं आता कि इसका फायदा ऑफिसर्स को तो होता है लेकिन जेसीओ OR को नहीं होता। आप इंडेक्स ऑफ रैशनलाइजेशन की बात करते हो। सर एक्चुअल इंडेक्स ऑफ रैशनलाइजेशन जो है, जो फैक्टर्स हैं, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स हैं, उसके हिसाब से तो आप पेंशन देते। जेसीओ OR में केवल नायब सूबेदारों की पेंशन कम हो सकती थी, या फिर जो सिपाही एक्स उसकी कम हो सकती थी। लेकिन आपने तो सूबेदार एक बाई ग्रुप की कम कर दी, ऑनरेरी नायब सूबेदारों की पेंशन का आपने कम कर दी, आपने सूबेदार मेजर कहीं बढ़ाई कहीं नहीं बढ़ाई, उनकी कम कर दी, आपने सूबेदार बाई ग्रुप की पेंशन कम कर दी। ये सारी की सारी आपने जो पेंशन कम की, ये कौन सा सिद्धांत था सर? यदि आप मल्टीप्लिकेशन फैक्टर एक्चुअल में देखोगे, यदि ऑफिसर्स के 0.57 से ऊपर हैं तो अधिकतर जेसीओ OR को भी उससे ऊपर है, क्योंकि 31/12/2015 को 2.57 से जो मल्टीप्लिकेशन हुआ था ऑफिसर्स का भी हुआ था और जेसीओ OR का भी हुआ था। उनको फायदा होना था केवल और केवल कि जो मल्टीप्लिकेशन 2.57 उससे ऊपर उसके वर्ग की जो पेंशन है वो कितनी एडजस्ट हुई है। मैंने बताया था कि जो बाई ग्रुप का जो हवलदार है उसकी 3.02 से हुई है, और किसी भी हालत में उसकी पेंशन 3,500 से कम बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन सर ऐसी नहीं हुई, क्योंकि आपने जो डायरेक्ट एंट्रीज की जो रैंक है हवलदार में, नायब सूबेदार में,
आपने छोड़ रखी हैं, उनके आपने एवरेज नहीं लिए हैं और गलत तरीके से एवरेज लिए, आपने मनमानी तरीके से लिया हुआ है। अब क्योंकि जवाब तो आप यही दोगे और माननीय सुप्रीम कोर्ट का सहारा लोगे, और माननीय सुप्रीम कोर्ट का सहारा ले लेकर के आपने X62 को 2 ग्रुप बना दिए जो बन नहीं सकते थे, और MSCP का भी सर्वनाश कर दिया आपने। आगे हम चलते हैं, रिक्वेस्ट फॉर ग्रांट ऑफ विडो पेंशन इक्वल टू सर्विस पेंशन। ये जो पॉइंट है ये उठाया गया, हमने भी जो मीटिंग थी माननीय रक्षा मंत्री जी के साथ हमने उठाया था उनके साथ में ये पॉइंट, लेकिन पहले तो पढ़ के बताता हूं क्या कहते हैं। एज पर एक्सटेंस पॉलिसी द ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन इज कैलकुलेट 30% और एनहांस रेट है आपकी 50%। किसका? रेकनेबल एमेल्यूमेंट्स का। एट नॉर्मल रेट, एनहांस रेट का। ये बड़ा ही साफ सुथरा है। एनहांस रेट 30% है, किसका? लास्ट पीरियड उनका कह लो या रेकनेबल एमेल्यूमेंट्स कह लो, 30% नॉर्मल है। बिल्कुल सही है, इसमें आपका कोई गलती नहीं है, और ये पॉलिसी मैटर है, सिविलियंस के लिए भी है और आर्मी वालों के भी है। दिस प्रोविजन इक्वली एप्लीकेबल फॉर ऑफिसर ऑफ, दोनों के लिए बराबर है। देयर इज नो चेंज इन द एग्जिस्टिंग पॉलिसी, बिल्कुल पॉलिसी में चेंज नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते हो। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी ऑन दिसंबर 2016-17 वाइड पैरा 16-32 रिपोर्ट द प्रपोजल regarding increasing the pension of widow equal to the pension of deceased soldier was examined consultation with all stakeholders and the same was not found feasible, और ये feasible नहीं पाया गया था। The 7 CPC had also examined the issue and not recommended any change in the existing policy। ना तो 7वें वेतन ने किया और ना इस कमेटी ने किया, तो आप तो कर ही नहीं सकते हो। अब क्योंकि ये एक्स सर्विसमैन की डिमांड है और ये बहुत ही रीजनेबल डिमांड है। एक सिपाही जो 17 साल नौकरी करके जाता है, 40 साल से पहले उसकी नौकरी कंप्लीट हो जाती है, बाई चांस उसको कुछ हो जाता है और हो जाता है, और जैसे ही वो मान लो 38 साल में गया है तो 7 साल तक एनहांस मिलेगी, 45 साल तक मिलेगी। उसके बाद 45, 15, 7, 22, जिसका फायदा एक सिविलियन 22 साल ज्यादा उठाता है कि वो 60 साल में रिटायर होता है, बच्चे उसके एडजस्ट हो जाते हैं। एक व्यक्ति जो देश की सेवा करता है उसको ये सुविधा क्यों नहीं की जा सकती? हमने माननीय रक्षा मंत्री से कहा कि सर इतना हो सकता है जो मिनिमम पेंशन है, कम से कम एक सिपाही के 17 साल है उसकी पेंशन के बराबर की जाए, उसके बाद आप रेट लगा सकते हो। उन्होंने कहा था ये पॉलिसी मैटर है, इसको हम देखेंगे। उसके बाद श्री वीर बहादुर सिंह ने कहा था, यही पॉइंट उठाया था कि सिविलियंस जो होते हैं 60 साल तक नौकरी करके जाते हैं और 67 साल तक वो एनहांस रेट का फायदा उठाते हैं, यानी 50% का। तो हमारे जो सोल्जर्स हैं जो जल्दी रिटायर हो जाते हैं उनको भी 67 साल तक का फायदा दिया जाए, ये भी एक जायज बात है। आपने जो जवाब दिए हैं हम इसका विरोध नहीं करते, विरोध इसलिए नहीं करते कि आपके पास तो यही विकल्प है, विकल्प तो कोई है नहीं। अब मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो जितने भी ज्ञापन गए हुए थे इनसे ये पूछा जाए, भाई ये पॉइंट हैं, ये विसंगतियां हैं, ये ग्रीवेंसेज हैं, लेकिन जिस काम के लिए आप बैठे थे वो आरोपी की विसंगतियों के लिए, उसके लिए आपने क्या ज्ञापन भेजा? उनके लिए अभी तक आपका कोई भी ज्ञापन नहीं गया हुआ है। हालांकि MSP भी एक मुद्दा है, फैमिली पेंशन भी एक मुद्दा है, प्रीमेच्योर भी एक मुद्दा है, डिसेबिलिटी भी एक मुद्दा है, ये सारे मुद्दे हैं, लेकिन जो OROP रिलेटेड मुद्दे हैं वो अलग हैं और नॉन OROP मुद्दे अलग हैं। कुछ पॉलिसी के मैटर हैं और कुछ OROP के मैटर हैं। अब उन्होंने जवाब दिया है, मुझे एक जानकारी देनी थी आपको, किसी पर दोष नहीं है, उन्होंने भी अपना जवाब उनके पास जो था उन्होंने दे दिया। अब क्योंकि जो कुछ भी उन्होंने जवाब आया है वो हमारे लोगों तक पहुंचे, सही जवाब पता चले, क्योंकि आप उसको पढ़ नहीं पाते हो, पहुंच नहीं पाता, आधा अधूरा पढ़ते हो, तो आपको पता तो होना चाहिए कि जो आपके पॉइंट वहाँ गए थे उनके जवाब भारत सरकार ने क्या दिए हैं। अब मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।